आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 11th चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड आरंभ बैच नीट 2022 डे 2। सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा डे 2। सो आज हम क्या बात करेंगे? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉपिक जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ऐसे कौन से मतलब कि जो लिविंग थिंग्स है उनको हमने अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया है। तो हमने कौन से कैरेक्टर लिए, कौन से कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया है। कि जैसे आप देखो तो हमने प्लांट और एनिमल इनको हमने अलग ग्रुप में रखा हुआ है। सो व्हाई वी कीप देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स? सो बिकॉज दे डोंट हैव कॉमन कैरेक्टर्स। इनके बीच में कोई कॉमन कैरेक्टर्स नहीं है। जैसे कि आप देखोगे तो जो प्लांट है सो दे आर ऑटोट्रोपिक, मीन्स के दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो ऑन दैट बेसिस वी पुट ऑल ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हमने प्लांट किंगडम में रखा हुआ है। तो दूसरी तरफ जो हमारे एनिमल किंगडम है उनके अंदर हमने उन ऑर्गेनिज्म को रखा हुआ है कि दे आर हेटेरोट्रोपिक, means कि they do not perform photosynthesis. So on that basis we put all organism into kingdom animal में हमने उनको रखा हुआ है। तो हमने कौन से कैरेक्टर लिए हैं जिससे ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करेंगे। तो आज उसके बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे हमारा टॉपिक होगा जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। नाउ स्टूडेंट, you know that all living organisms are classified into different groups on the basis of some common character said by them। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हमने अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया हुआ है। बट ये हमने जो अलग अलग ग्रुप में जो इनको क्लासिफाई किया हुआ है तो उसमें क्या लिया है? तो कुछ कॉमन कैरेक्टर है कि जो समझो कि एक ऑर्गेनिज्म है आपका ऑर्गेनिज्म ए और दूसरा ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म बी, अब और तीसरा ऑर्गेनिज्म है हमारा ऑर्गेनिज्म सी। तो हमने ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी को एक ही ग्रुप में रखा हुआ है क्योंकि इनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है कि ये जो कॉमन कैरेक्टर है ये दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर है, ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी के अंदर है। अब जो ऑर्गेनिज्म जो सी है उसको हमने अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया हुआ है। मींस कि हमने ऑर्गेनिज्म सी को ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी के साथ नहीं रखा हुआ है। तो क्यों नहीं रखा हुआ है? तो उसका रीजन ये है कि ऑर्गेनिज्म सी के अंदर कुछ कैरेक्टर है जो कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी के अंदर नहीं है। सो देयरफॉर वी पुट देम सेपरेट ग्रुप, हमने उनको सेपरेट ग्रुप में रखा हुआ है। तो हम कौन से कैरेक्टर लेते हैं कि जिसके बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म मींस के लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टर सेड बाय देम। सो फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिज्म को दो अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप होगा इक्टोथर्मिक और जो सेकेंड होगा वो होगा हमारा इंडोथर्मिक। सो on the basis of body temperature we classify organism into two different groups. First group ectothermic
एंड सेकेंड ग्रुप होगा हमारा इंडोथर्मिक। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इक्टोथर्मिक की। बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिज्म को दो अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। जैसे इक्टोथर्मिक, तो इक्टोथर्मिक के अंदर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स के सम ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बराबर, मीन्स के कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म या तो एनिमल्स whose body temperature is maintained by the heat released by the environment या तो रिसीव बाय द एनवायरमेंट। मतलब इक्टोथर्मिक में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। तो मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताया कि सम एनिमल्स whose body temperature is maintained by heat रिसीव फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे इक्टोथर्मिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? इक्टोथर्मिक। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी, मतलब अपने बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो बाहर से हीट लेके अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, ये आपको पूछा जाता है नीट के अंदर। तो एग्जाम्पल होगा हमारा जैसे कि डिजर्ट लिजार्ड। सो डिजर्ट लिजार्ड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, बट जो बाहर उसके आजू बाजू जो एनवायरमेंट है वहां से वो हीट लेके अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। दूसरे जो हमारे ऑर्गेनिज्म है इंडोथर्मिक, तो सम एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन बाय हीट, हुज बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन बाय हीट। और ये जो हीट होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो ये हीट मतलब कि उनके बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उससे जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, उस हीट से ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो सम एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन बाय हीट जनरेटेड बाय इट्स ओवन मेटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब ये अपने बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं और उस मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो एनर्जी, मतलब कि जो हीट प्रोड्यूस होती है, उससे ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो उनको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक। जैसे इसमें आपके एग्जांपल आएंगे बर्ड्स एंड मैमल्स। इसमें आपके एग्जांपल आएंगे बर्ड्स एंड मैमल्स। थोड़ा और डीप में अगर हम जाते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स। सो बर्ड्स एंड मैमल जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और अगर हम डीप में जाते हैं तो जो इंडोथर्मिक एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो इंडोथर्मिक एनिमल्स आर ऑल्सो कोल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं। सो दे आर ऑल्सो नोन एज अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मतलब सॉरी वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वाई दे आर कोल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स? बिकॉज दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के लिए मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते। जैसे कि समझो कि यहाँ पे जहाँ पे मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर समझो 16 डिग्री है, बट मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर होगा इट इज राउंड अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। चाहे एक्सटर्नल टेम्परेचर 16 डिग्री है, फिर भी मेरा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री। तो ये मेंटेन करने के लिए मेरी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देयरफॉर वी आर कोल्ड वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स की तरह पहचाने जाते हैं। अब जैसे इंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम और ज्यादा डीप में बात करें, तो इंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, एनिमल होते हैं कि who do not maintain their body temperature। मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट्स होता रहता है, मतलब चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मीन्स कि दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर।
अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखते। इसमें जैसे आपके एग्जाम्पल आ गए, लाइक जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो एम्फीबियंस। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। और ज्यादा आप देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू टू डिफरेंट ग्रुप, इंडो एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म एंड इंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि वो लोग मतलब कि जैसे विंटर की सीजन आती है तो वो लोग स्लीप हो जाते हैं, मतलब सो जाते हैं। जैसे आप देखते हो फ्रॉग, तो उसको हम बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। तो आप जैसे डीप में जा सकते हो, हाइबरनेशन के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज हाइबरनेशन। सो हाइबरनेशन जिसको हम विंटर स्लीप भी बोलते हैं, विंटर स्लीप, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो एनिमल होते हैं, एन एनिमल जो विंटर की सीजन में डोरमेंसी हो जाते हैं, मतलब डोरमेंसी हो जाते हैं, मतलब विंटर की सीजन में ये लोग सो जाते हैं, मतलब अपने बॉडी के मतलब के ये लोग कोई एक्टिविटी नहीं करते, ये लोग कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज हाइबरनेशन, सो दैट इज कॉल्ड अ विंटर स्लीप, मतलब कि डोरमेंसी ड्यूरिंग विंटर। ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो डोरमेंट हो जाते हैं ड्यूरिंग विंटर, मतलब कि विंटर की सीजन में ये अपना जो मेटाबॉलिक रेट होती है ना, मतलब मेटाबॉलिज्म होता है, वो कम कर देते हैं और सो जाते हैं। फिर जब वापस समर आता है तो वापस ये एक्टिव हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो समर की सीजन में डोरमेंट हो जाते हैं, मतलब डोरमेंसी ड्यूरिंग समर सीजन, तो उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, सो एस्टिवेशन का मतलब होगा समर स्लीप, समर स्लीप। सो एस्टिवेशन मीन्स समर स्लीप, मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो डोरमेंस हो जाते हैं, मतलब डोरमेंसी होती है जिनके अंदर ड्यूरिंग समर सीजन, मतलब कि समर की सीजन में, गर्मी की सीजन में ये ऑर्गेनिज्म स्लीप हो जाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म स्लीप हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो ये आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको नीट में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नाउ जिसे हम बात कर रहे हैं कि जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, कि हमने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हमने अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया है, तो कुछ हमने बेस लिया है। सेकेंड जो हमारा होगा, सॉरी ये बार बार गिर रहा है, सो सेकेंड जो हमारा होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, सेकेंड कैरेक्टर। सो सेकेंड होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। So on the basis of osmoregulation, so organism are classified into two different categories. On the basis of osmoregulation, organism are classified into two different categories. दो अलग अलग कैटेगरी में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन जैसे आपका फर्स्ट होता है ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स। तो अगर आप देखोगे तो ऑस्मो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास हम ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका के ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स बराबर, और सेकेंड जो होते हैं वो होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। सो अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हम ऑर्गेनिज्म को दो अलग अलग ग्रुप में या तो कैटेगरी में हम इनको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट जो होते हैं वो होता है हमारा ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स, और सेकेंड जो होते हैं हमारे ऑस्मो रेगुलेटर। तो अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर या तो ऑस्मो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम ऑर्गेनिज्म को दो अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, मतलब दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमको मिलते हैं। एक ऐसे होते हैं कि जिनका बॉडी मतलब के सम ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज आइसोऑस्मोटिक विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट,
मतलब जो ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनका बॉडी होता है ना वो आइसो ऑस्मोटिक होता है विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है इनके अकॉर्डिंग इनकी जो बॉडी होती है वो आइसो ऑस्मोटिक होती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मतलब कि जो ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होगी, मतलब कि उनकी जो बॉडी होगी वो होगी आइसो ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक, आइसो ऑस्मोटिक। मतलब कि एन ऑर्गेनिज्म whose body is isoosmotic with external environment, so they are called osmoconformers, they are called osmoconformers। जैसे इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो हेग फिश, इसमें आपका जो एग्जांपल होगा बच्चों, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो एग्जांपल इज हेग फिश। जो हेग फिश होती है वो आपकी ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स होती है। अगर ऑस्मो रेगुलेटर के अकॉर्डिंग देखें तो जो हेग फिश होती है दे आर ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। और मोस्ट ऑफ द मराइन इनवर्टिब्रेट, ज्यादातर मतलब कि मोस्ट ऑफ द मरीन इनवर्टिब्रेट्स दे आर ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स, मरीन इनवर्टिब्रेट्स। So most of marine invertebrates are osmoconformers। ज्यादातर जो मरीन इनवर्टिब्रेट होते दे आर osmoconformers। नाउ अब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। तो ऑस्मो रेगुलेटर एन एनिमल्स हुज बॉडी इज आइसोटोनिक, हुज बॉडी इज आइसोटोनिक विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिनकी बॉडी आइसोटोनिक होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, सो सच एनिमल्स आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर। मतलब ये अपनी बॉडी का जो वाटर है उसको मेंटेन कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। मीन्स के ऑस्मो रेगुलेटर एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज आइसोटोनिक, बराबर, हुज बॉडी इज आइसोटोनिक विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर का जो एनवायरनमेंट है इसके अकॉर्डिंग इनकी जो बॉडी होती है वो आइसोटोनिक होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर, ऑस्मो रेगुलेटर। अब आप जैसे देखोगे ना तो जो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं उनमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके। एक होता है आपके हाइपोटोनिक, तो अगर सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे बट अगर जो एक्सटर्नल मीडियम है वो अगर हाइपोटोनिक होगा, जैसे हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर जो अपने बॉडी के अंदर जो वाटर का जो लेवल है, मतलब के जो फ्लूइड का जो लेवल है उसको वो मेंटेन कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर समझो कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक है, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है तो ये जो ऑस्मो रेगुलेटर होते दे रिलीज एक्सेस वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है तो दे रिलीज एक्सेस वाटर, ये अपनी बॉडी में जो ज्यादा पानी होता है उसको वो रिलीज करते हैं और इस तरह से अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन रखते हैं। मतलब जितना बाहर है उतना ही अंदर है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक ऑर्गेनिज्म, बराबर। नाउ दूसरा, अगर समझो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर हाइपरटोनिक है मतलब के ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वाटर का लेवल कम है, जबकि ऑर्गेनिज्म जिस मीडियम में रहता है एक्सटर्नल मीडियम, उसके जो सराउंडिंग जो एक्सटर्नल मीडियम है वहां पे पानी ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे इनटेक ऑफ वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, दे इनटेक वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, ये अपने आजू बाजू के मीडियम से वाटर को लेते हैं और इस तरह से अपने बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब मेंटेन करना। इसमें आपके कौन कौन आएंगे? ऑल फिश, सारी फिश, बराबर, सारी फिश आ जाएगी आपकी। फ्रेश वाटर फिश मतलब नदी में रहने वाली, लेक में रहने वाली सारी फिश इसके अंदर आ जाएगी। जो मरीन फिश है, ज्यादातर जो मरीन फिश है वो भी ऑस्मो रेगुलेटर के अंदर आ जाती है,
बराबर। ह्यूमन और दूसरे जो एनिमल है वो भी आपके ऑस्मो रेगुलेटर के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे आप बच्चों देखो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेटर ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, बराबर। फर्स्ट कैटेगरी इज ऑस्मो कॉन्फर्मर्स एंड सेकेंड कैटेगरी इज ऑस्मो रेगुलेटर्स, ऑस्मो रेगुलेटर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, तो जैसे हम थर्ड देखते हैं, तो थर्ड जो होगा हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, मतलब अगर हम एक्वेटिक हैबिटेट के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम एक्वेटिक हैबिटेट के अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स। ऑर्गेनिज्म को हम दो अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट होगा एनाड्रोमस, एनाड्रोमस। तो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। सो फर्स्ट होगा आपका एनाड्रोमस, एनाड्रोमस, और जो सेकेंड होगे वो होगे केटाड्रोमस, केटाड्रोमस। सो on the basis of aquatic habitat, on the basis of aquatic habitat, organism are classified into two categories. One is anadromous और सेकेंड वन इज केटाड्रोमस। नाउ अब जैसे हम देखते हैं बच्चों, ये हर एक जो पॉइंट है आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनाड्रोमस मतलब क्या होते हैं? तो एन एनिमल हु लिव एंड मैच्योर इन फ्रेश वाटर, सॉरी मरीन वाटर एंड माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर ब्रीडिंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरीन वाटर में रहते हैं और मरीन वाटर में ही मैच्योर होते हैं एंड देन ब्रीडिंग करने के लिए ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट होते हैं, फ्रेश वाटर में माइग्रेट होते हैं। जैसे समझ लो कि कुछ ऐसी आपकी फिश है, बराबर, कुछ ऐसी आपकी फिश है, जैसे कि हम बात करते हैं सैल्मन। इसमें अगर हम एग्जांपल लेंगे तो सैल्मन का एग्जांपल आप ले सकते हो। एक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल सैल्मन। तो ये जो एनिमल है ना, ये एनिमल मरीन वाटर में रहता है और मरीन वाटर में ही ये मैच्योर होता है, बट ब्रीडिंग करने के लिए ये फ्रेश वाटर में जाता है, फ्रेश वाटर में, जैसे कि लेक में जाएगा या तो रिवर में जाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एनाड्रोमस। यहां पे ओ है एनाड्रोमस। एग्जाम्पल बच्चों याद रखो, सैल्मन एग्जाम्पल है आपके सैल्मन, अंडरस्टूड। तो एक दूसरा हम देखते हैं केटाड्रोमस। केटाड्रोमस आप देखो इसका उल्टा, मैंने क्या बताया कि ये जो सैल्मन होते हैं ये मरीन वाटर में रहती है, लिव एंड मैच्योर भी ये मरीन वाटर में होती है, बट ब्रीडिंग करने के लिए ये फ्रेश वाटर में जाती है। केटाड्रोमस उल्टा है कि दे लिव and mature in fresh water but migrate to marine water for breeding, migrate to marine water for breeding। मतलब ब्रीडिंग करने के लिए ये मरीन वाटर में जाते हैं, मतलब कि ये रहते कहां पे है? फ्रेश वाटर के अंदर। मैच्योर कहां पे होते हैं? फ्रेश वाटर के अंदर। बट जब ब्रीडिंग करना होता है तब ये मरीन वाटर में माइग्रेट हो जाते, मरीन वाटर में माइग्रेट हो जाते। सो सच एनिमल्स आर कोल्ड केटाड्रोमस। तो ऐसे एनिमल को हम बोलेंगे केटाड्रोमस। इसके एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे केटाड्रोमस मतलब के यूरोपियन एंड अमेरिकन ईल्स, यूरोपियन एंड अमेरिकन ईल्स, EELS। जो यूरोपियन ईल्स होती है, so they live and mature in fresh water but they migrate marine water for breeding के लिए ये marine water में जाए। तो ये जो एग्जाम्पल है, this is very important example for your NEET एग्जाम। आपकी NEET एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज एनाड्रोमस, सेकेंड कैटेगरी इज केटाड्रोमस। जो हमारा लास्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेलिनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ
salinity, organism are classified into two different categories. So कौन सा बेस है हमारा? तो बेस जो होगा हमारा वो होगा के, जो फोर्थ नंबर का होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेलिनिटी। तो सेलिनिटी के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेलिनिटी, organism are classified into two different category. First category is stenohaline and second category is euryhaline. Stenohaline and euryhaline. So on the basis of salinity के बेस पे, so organism को हम दो अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट जैसे होगा आपका स्टेनोहेलाइन, पर सेलिनिटी मतलब सॉल्ट, और दूसरा होगा हमारा यूरीहेलाइन। सेलिनिटी का मतलब क्या होगा? सॉल्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेलिनिटी ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। फर्स्ट वन इज अ स्टेनोहेलाइन एंड सेकेंड वन इज अ यूरीहेलाइन। सो व्हाट इज स्टेनोहेलाइन? तो स्टेनोहेलाइन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, बराबर, कि दे कैन टॉलरेट, ये जो स्टेनोहेलाइन होते हैं ना, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि दे कैन टॉलरेट ओनली नेरो रेंज ऑफ सेलिनिटी। मतलब कि अगर जो सॉल्ट का जो प्रोपोर्शन है वो अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो ये अपने आप को टॉलरेट कर सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं स्टेनोहेलाइन। तो स्टेनोहेलाइन मतलब एन ऑर्गेनिज्म हु कैन टॉलरेट नेरो रेंज ऑफ सेलिनिटी। अगर वाटर में थोड़ा बहुत, मतलब कि अगर वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब अपने जो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत अगर सेलिनिटी रेंज चेंज होता है तो ये अपने आप को टॉलरेट कर पाते, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं स्टेनोहेलाइन। जबकि यूरीहेलाइन की अगर हम बात करें, एन ऑर्गेनिज्म हु कैन टॉलरेट लार्ज रेंज ऑफ सेलिनिटी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लार्ज रेंज ऑफ सेलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे तो कुछ ऐसी भी फिश होती है जो फ्रेश वाटर में भी रह सकती है और मरीन वाटर में भी रह सकती है। तब देखो तो फ्रेश वाटर में जो सेलिनिटी की जो रेंज होती है वो थोड़ी कम होती है, जबकि मरीन वाटर में जो सेलिनिटी की रेंज होती है वो ज्यादा होती है। फिर भी कि ये जो फिश होते हैं, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कैन लिव इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर, मीन्स कि दे कैन टॉलरेट द लार्ज रेंज ऑफ सेलिनिटी। सो बच्चों, आज जो हमने देखा वो हमने देखा जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। अगेन एक बार वापस हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने कुछ ऑर्गेनिज्म को जो हमने क्लासिफाई किया है, तो कुछ हमने जनरल कैरेक्टर लिए, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इक्टोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। इक्टोथर्मिक जिनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं, इंडोथर्मिक जिनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं, जिसमें मेमल्स आ जाएंगे और बर्ड्स आ जाएंगे, बराबर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट ग्रुप, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर। फिर थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन का बेस होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट ग्रुप, एनाड्रोमस एंड केटाड्रोमस। एंड लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सेलिनिटी ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट ग्रुप, स्टेनोहेलाइन एंड यूरीहेलाइन। सो बच्चों, आज हमने देखा स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, और टॉपिक है हमारा जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर डे 3 में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने कमेंट्स लिख के भेजिए। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो लेक्चर को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।
अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।